बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जानदार तरीके से लगातार चला रहे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम में मात्र 3 महीना बच गया है। सिर्फ 3 महीने में आपको सारा कुछ देखना है, रिवीजन करना है। तो यहाँ पर हम टॉप 200 VVI लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय का एक सीरीज लाए हैं। टॉप 200 VVI लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न साइंस का करवाएंगे। इससे बाहर एक क्वेश्चन ना तो इधर आएगा ना तो उधर जाएगा, यानी जितना भी क्वेश्चन आएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब इसी के अंदर से आएगा। इस सीरीज में आप लोग बने रहें। आज इसका पहला क्लास है और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे साइंस के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी देख करके इससे लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। यहाँ पर बताना है कि प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो लिखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। लिखने का तरीका समझिए कि प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। एक तरफ प्रत्यवर्ती धारा और दूसरा तरफ दिष्ट धारा लिख देना है। ठीक, अब शुरू करेंगे। प्रत्यवर्ती धारा को AC भी बोला जाता है, अल्टरनेटिव करंट, और DC धारा को दिष्ट धारा को DC कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। यदि जो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा गया है तो 5 अंतर लिखना है, लेकिन यदि जो यही क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में पूछ दिया गया है तो सिर्फ 2 या 3 अंतर लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा प्रत्यवर्ती धारा की तरफ, कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा बात को। प्रत्यवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। प्रतिवर्ती धारा में धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। दिष्ट धारा की तरफ क्या हो जाएगा कि इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसमें दिशा का मान नहीं बदलता है, सिर्फ धारा का मान बदलता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। प्रतिवर्ती धारा यानी जो AC होता है वो DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है, और दिष्ट धारा जो होता है यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि यह चालक के सतह से प्रवाहित होता है। जो प्रतिवर्ती धारा है वो चालक के सतह से प्रवाहित होता है, लेकिन जो दिष्ट धारा है वो चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। किससे प्रवाहित होता है? चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है। AC को आसानी से DC में बदला जा सकता है, लेकिन DC धारा को AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि DC धारा को AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो लिखने का तरीका क्या है कि प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रतिवर्ती धारा एक तरफ और दूसरा तरफ दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा को AC बोला जाता है, अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा को DC बोला जाता है, डायरेक्ट करंट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी प्रतिवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दिष्ट धारा की तरफ इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। ठीक है, फिर प्रतिवर्ती धारा की तरफ इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है, लेकिन दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है, और दिष्ट धारा की तरफ क्या हो जाएगा कि यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का और भी सीरीज आपको इस चैनल पर मिलते रहे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आ सकें। चौथा पॉइंट क्या है कि यह चालक के सतह से प्रवाहित होता है। जो प्रतिवर्ती धारा होता है वो चालक के सतह से प्रवाहित होता है, लेकिन जो दिष्ट धारा है वो चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है।
प्रतिवर्ती धारा यानी AC को आसानी से DC में बदला जा सकता है, और दिष्ट धारा की तरफ क्या हो जाएगा कि इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कॉपी में आप लोग इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरीक़ा से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम यहाँ पर 200 क्वेश्चन करवाएंगे, 200 लघु प्लस दीर्घ दोनों, 200 करवाएंगे लघु उत्तरीय जिसमें दीर्घ उत्तरीय दोनों रहेगा, और यही 200 में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर बताना है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। एक तरफ धोबिया सोडा और दूसरा तरफ बेकिंग सोडा। उसके बाद क्या होगा, धोबिया सोडा की तरफ क्या है कि यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। लेकिन बेकिंग सोडा के बारे में क्या है कि यह सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जो कि पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कागज, कांच, साबुन इत्यादि के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। लेकिन बेकिंग सोडा का व्यवहार कहाँ पर किया जाएगा, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है रसोई में खाने का सोडा का उपयोग खास्ता व्यंजन बनाने में किया जाता है, खास्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो धोबिया सोडा एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में, कहाँ, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में यानी एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। धोबिया सोडा की तरफ दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कागज, कांच, साबुन इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और बेकिंग सोडा की तरफ क्या हो जाएगा कि रसोई में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि रसोई में खाने का सोडा का उपयोग खास्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर पक्का मिलेगा। तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो 200 प्रश्न हम बताएंगे उसको एक अलग कॉपी में नोट करते जाइए और नोट करके उसको याद करते जाइए। एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो कैसे लिखना है कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, ध्यान से समझिए कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कौन कौन, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं। परस्पर कैसे फैलाएं, लंबवत फैलाएं। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा किसकी दिशा, धारा की दिशा, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बस यहाँ तक आपको लिख देना है। देखिए ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में क्या है, 3 अंगुली है। कौन से हाथ के, बाएं हाथ के 3 अंगुली कौन कौन है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। ये तीनों को कैसे फैलाना है, लंबवत फैलाना है, यानी 90 डिग्री पर फैलाना है। ठीक।
इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर से पूछा जाएगा कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को दर्शाती है, तो बोलना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और मध्यमा यदि धारा की दिशा बता रही है, किसकी दिशा बता रही है, धारा की दिशा बता रही है, तब जो अंगूठा होगा वो धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस बात को आप लोग को बिल्कुल भी ध्यान रखना है एकदम। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कभी भी पूछे आपसे पट सा बता दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका क्या है। देखिए एग्जामिनर क्या देखता है कि लिखने का तरीका कैसा है, इसी के आधार पर वो आपको नंबर देता है। तो कैसे लिखना है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न हैं जो इस प्रकार है। इस प्रकार से लिखेंगे कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न हैं जो इस प्रकार। सबसे पहला गुण क्या है कि इसमें मीठी गंध होती है। कैसी गंध होती है, मीठी गंध, यानी जो एथेनॉल होता है उसमें कैसा गंध होगा, मीठी गंध होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसमें मीठी गंध होती है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि यह एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल क्या है, एक अच्छा विलायक है। तीसरा बात, यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, वाष्पशील द्रव्य है, रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है। कौन है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है। ठीक, चौथा पॉइंट ये है कि इसका गलनांक 156 केल्विन, इसका गलनांक 156 केल्विन, या फिर इसको सेल्सियस में लिखे तो -117 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, -117 डिग्री सेल्सियस है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका क्वथनांक 35 केल्विन या फिर 78 डिग्री सेल्सियस है। 35 केल्विन या 78 डिग्री सेल्सियस है। एक बार फिर से इसे ध्यान से समझ लीजिए। एथेनॉल के भौतिक गुण में क्या लिखना है, इसमें मीठी गंध होती है। सबसे पहला बात, एथेनॉल में क्या होता है, मीठी गंध होती है। दूसरा बात, यह एक अच्छा विलायक है। तीसरा बात, यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है। कैसा है, रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है। चौथा बात कि इसका गलनांक 156 केल्विन और -117 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल का गलनांक क्या है, 156 केल्विन और माइनस में 117 डिग्री सेल्सियस है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक 35 केल्विन या 78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए कॉपी में और ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यहाँ पर बताना है कि उत्सर्जन की परिभाषा देना है, साथ ही साथ में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, तो इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाया। तो सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसे शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। यानी सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जितने भी क्रिया हुआ, जैसे श्वसन हुआ, तो श्वसन के दौरान कोई अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाएगी। और जिस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। जैसे CO2, पसीना इत्यादि। आप लोग को समझ में आ गया बात। CO2 एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना हमारे शरीर से निकलता है, वो भी कैसा है, उत्सर्जी पदार्थ है। बहुत सारे हानिकारक पदार्थ को साथ में लेकर के निकलता है पसीना।
आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, उत्सर्जन किसे कहेंगे? तो सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जितने भी क्रिया हुआ शरीर में, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, अवशोषण हो गया, तो इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, यानी जिसका कोई उपयोग शरीर में नहीं है, तो उसे शरीर से त्यागने की प्रक्रिया, यानी उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहा जाता है, यानी उसे उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक। और जिस पदार्थ को उत्सर्जन प्रक्रिया में बाहर निकाल दिया जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे CO2 हो गया, पसीना हो गया इत्यादि, ये सभी कैसे पदार्थ हैं? उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर, यहाँ पर बताना है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो ध्यान से समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न को आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा और ध्यान से समझ समझ के याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखना है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? HCl। और इसका pH मान लगभग 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग को समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1.0 होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट कर देता है। अच्छा, आप ही समझिए कि जिसका pH मान 1 होगा वो कितना अम्लीय होगा? बहुत अधिक अम्लीय होगा और बहुत अधिक खट्टा होगा। तो भोजन में जितने भी छोटे छोटे कीटाणु उपस्थित होते हैं, आमाशय में पहुंचते हैं, उन सभी कीटाणुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? नष्ट कर देता है। दूसरा बात, और भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय में जो अधिक समय तक भोजन रह जाए तो भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन ऐसा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस बस ऐसे ही आपको लिख देना है, आपका 2 में से 2 नंबर पक्का आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कहीं पे नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न ये है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझाएं। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो ध्यान से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ने वाला बात हो रहा है, दो को मिल करके एक नया चीज़ बनाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यानी आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो। कैसे पदार्थ का निर्माण करते हो? नए पदार्थ का निर्माण करते हो, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यानी आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसमें क्या हुआ? दो पदार्थ था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, और मिल करके क्या बनाया? CO2 बनाया, यानी एक अलग पदार्थ बना लिया। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे H2 है और क्या है? O2 है। मान लीजिए H2 है प्लस O2 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? H2O। तो ये भी कैसा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों आपस में जब मिला तो जल बना लिया। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन जब दोनों मिल गया तो जल बनाया, यानी एक अलग पदार्थ का निर्माण किया जो कि द्रव अवस्था में रहता है। तो वैसे अभिक्रिया को कैसा अभिक्रिया कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, एक बार में क्लास में ही याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में बोलते जाइए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, बोलो सब, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, क्या करके? आपस में संयोग करके, यानी आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाया? जल बनाया। ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि क्लास समझ में आ रहा हो, यदि दिल से अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि विकृत गंधिता क्या है? यहाँ पर बताना है कि
कि विकृत गंधिता क्या है, सोदाहरण समझाएं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, कैसा खाद्य पदार्थ जिसमें तेल का मात्रा अधिक रहे या फिर वसा अधिक रहे, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में रखने से, कहाँ रखने से, वायु में रखने से, यदि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में रखा जाएगा तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से उपचयित होकर, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी जिसके कारण उसके स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाते हैं। ठीक, यानी तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में छोड़ देने से वह वायु के ऑक्सीजन से उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं और भोजन कैसा हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, यानी दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हम अपने घर में देखते हैं कि शाम में बने भोजन को रात भर खुला छोड़ देने पर, जो शाम में भोजन बना है उसको रात में खुला वायु में छोड़ देंगे तो वह ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या कैसा हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बासी भोजन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से पुनः समझ लीजिए कि विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण से इसको कैसे समझाना है। तो तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को ध्यान से समझिए, तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देने पर, यानी वायु में छोड़ देने पर, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, क्या करके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है, यानी स्वाद एवं गंध दोनों अप्रिय हो जाता है और यही पूरा प्रोसेस विकृत गंधिता कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होगा कि जो शाम में बना भोजन रहता है वो सुबह तक खराब हो जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन ये है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें, इसके 2 उपयोग बताएं। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जो धोबिया सोडा है, यानी धोने वाला सोडा है, इसका अनुसूत्र क्या होता है, साथ ही साथ में 2 उपयोग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ऐसे लिखना है कि धोबिया सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिए, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है और इसका उपयोग क्या होता है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। सबसे पहला उपयोग ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि धोबिया सोडा का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ होता है, कांच के उद्योग में, कागज के उद्योग में और साबुन के उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कहाँ होता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा धोबिया सोडा, आपको क्लिक कर देना है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है, एकदम याद कर लेना है आपको, किसी भी हालत में कॉपी पर लिखिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम आपको 200 प्रश्न करवा रहे हैं, जिसमें से लघु उत्तरीय भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा। और आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में इसी 200 प्रश्न में से आएंगे 100 नंबर, यानी साइंस का पेपर में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसी 200 नंबर से आएगा। एक क्वेश्चन भी इससे बाहर और मतलब इधर उधर नहीं आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो उन्हें भी बता दीजिए। यहाँ पर क्लास चल रहा है आनंद ऑनलाइन क्लासेस में और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर बताना है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले एक तरफ अम्ल लिखेंगे, दूसरा तरफ क्षारक लिखेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे कि अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। क्या लिखेंगे, अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। एक तरफ अम्ल लिखेंगे और दूसरा का तरफ क्या लिखेंगे, क्षार लिखेंगे। अम्ल की तरफ सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और भस्म यानी जो क्षारक है इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा बात, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और जो क्षारक होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है।
तीसरा बात क्या हो जाएगा, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और भस्म क्या यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है। क्या करता है? जल में घुल करके H+ आयन मुक्त करता है। और क्षार यानी भस्म क्या करता है? यह जल में घुल करके OH- आयन मुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अम्ल जब जल में घुलता है तो कैसा आयन मुक्त करता है? H+ आयन। और जब भस्म को यानी क्षारक को जल में जब घुलाया जाएगा, क्षारक को जब जल में घोलेंगे तो वो कैसा आयन मुक्त करेगा? OH मुक्त करेगा, लेकिन माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखे हैं। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 200 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन को देख लेंगे, जिसके बाहर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस सीरीज़ को अपने आप जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। आपके जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भाई बहन हैं जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास पहुंचा दें, ताकि वो भी देख करके इनसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद।